गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जनजाति समुदाय, थर्ड चैप्टर में इसका सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, पेज नंबर 63। इसमें हम पढ़ रहे थे जनजाति समुदाय। इसका हमने जनजाति का अर्थ, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं, ये सब पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम प्रकाश डालेंगे कि जनजाति समाजों का वर्गीकरण, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। देखिए, वर्गीकरण के कई आधार माने गए हैं। उसमें सबसे पहला आधार है प्रजातीय आधार पर वर्गीकरण। प्रजाति क्या है? प्रजाति एक जैविक अवधारणा है और यह मानव के उस समूह को प्रकट करती है जिसमें शारीरिक व मानसिक लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें पैतृकता के आधार पर प्राप्त होते हैं। शरीर के रंग, खोपड़ी और नासिका की बनावट व अन्य अंगों की बनावट के आधार पर विभिन्न प्रजाति समूहों को देखते ही पहचाना जा सकता है। प्रजाति दृष्टि से भी भारतीय समाज अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है, लेकिन अमेरिका आदि की तरह यहाँ कभी भी रंग भेद पर आधारित प्रजाति संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका में काले गोरे का आए दिन संघर्ष होता रहता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई संघर्ष देखने को नहीं मिलता है। दूसरा हमारा है जनजातियों का भाषाई आधार पर वर्गीकरण। भाषाई आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया? देखिए, हमारे देश में बहुत तरह की, बहुत विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारकों ने जनजाति भाषाओं को समझने का प्रयास किया, क्योंकि वे जनजाति लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। ईसाई लोग वैसे भी जो नीचे तबके के गरीब, जो असहाय हैं, उनसे जाके संपर्क करते हैं और अपना उनको धर्म परिवर्तन करा देते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने ऐसा किया। अब जनजाति लोग बाहरी संपर्क के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष की अनेक प्रादेशिक भाषाओं से भी परिचित होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए बंगाल में संथाल और मुंडा जाति के जो जनजाति के लोग हैं वो बंगला और हिंदी समझ तथा बोल सकते हैं। उत्तराखंड की भेटिया जनजाति के लोग अपनी मूल बोली को करीब करीब भूल गए हैं और वो पहाड़ी और हिंदी आजकल बोलते हैं। आज अनेक जनजातियां अपनी भाषाओं को भूलकर जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं रहती हैं उनको अपनाने लगी हैं। और इस तरह से ये तमाम जनजातियों के परिवार भाषा बोलने वाले बन गए हैं। ये द्रविड़ भाषी परिवार अलग हो गए हैं, ऑस्ट्रो एशियाई भाषी परिवार अलग हो गए हैं, तिब्बती चीनी भाषी परिवार अलग हो गए हैं, क्योंकि जो जहाँ रहता है वहाँ उसी के जो नज़दीक जो गांव या शहर है उसी की भाषा को वो अपनाने लगते हैं। अब देखिए, जनजातियों का सांस्कृतिक आधार पर वर्गीकरण। इनका सांस्कृतिक आधार पर अनेक प्रकार की सांस्कृतिक इनमें विशेषताएं विविधताएं पाई जाती हैं। उनके सामाजिक व्यवहार, जीवन पद्धति, विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य, रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। जनजाति समाज को समझने के लिए हमें जनजाति में पाई जाने वाली सांस्कृतिक विशेषताओं को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, भारत में जनजाति संस्कृति में विविधता। अब इनका वर्गीकरण तो हो गया, किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। अब इनकी जो संस्कृतियां हैं उसमें भी तमाम तरह की विशेषताएं, विविधता रहती है, भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अनेक ऐसे मानव समूह निवास करते हैं देश में जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से बहुत दूर हैं। इतना देश प्रोग्रेस कर गया है, इतने टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, इतनी सभ्यता, हर चीज़ में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे आज भी हैं, समूह ऐसे हैं जो इन सभ्यता के प्रभाव से काफ़ी दूर हैं और इन्हीं को हम जनजाति कहते हैं। सभी जनजातियों की भाषा अलग है, पूजा की विधि अलग है, संस्कृति उनकी अलग है,
उनमें तमाम तरह की उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। ये इनकी संख्या लगभग 216 है और ये कई भारत को संपूर्ण भारत को जनजाति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। ये 4 भाग हमारे हैं: मध्य क्षेत्र, पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। ये 4 हमारे क्षेत्र हैं जिनमें हम जनजाति लोगों को हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हमारा है सांस्कृतिक विविधता। इनमें जो सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है वो निम्नलिखित उसके रूप हैं। जैसे जनसंख्या में विविधता, कुछ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से काफ़ी बड़ी होती हैं, जैसे गोंड हैं, मुंडा हैं, भील हैं, संथाल हैं। ये काफ़ी इनका क्षेत्र बड़ा है, इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियाँ जनसंख्या की दृष्टि से इतनी छोटी हैं कि वो लगभग आजकल विलुप्त हो चुकी हैं और उनकी संख्या 100 व्यक्तियों से अधिक नहीं है, यानी 100 के अंदर ही उनकी संख्या है। इनमें जनजाति के ये हैं ओंग हैं, टोटो आदि ऐसी जनजाति हैं जो प्रायः लुप्त हो गई हैं। संगठन की विविधता, सामाजिक संगठन की दृष्टि से भी कुछ जनजातियाँ जटिल सामाजिक संगठन रखती हैं और कई उप विभागों तथा वंशों में विभाजित होती हैं, यानी काफ़ी जटिलता पाई जाती है और उनके विभाग तथा उप विभाग भी होते हैं, यानी इनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियां सामाजिक संगठन अत्यंत सरल होता है, वो आज भी कृषि करती हैं कुल्हाड़े से और एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरण भी करती रहती है, यानी स्थानांतरण कृषि का भी प्रचलन पाया जाता है, यानी कभी यहाँ खेती कर रही हैं, कभी यहाँ घुमंतू टाइप के ये लोग होते हैं। पारिवारिक विविधता, अब इनमें जनजातियों में परिवार के रूप में भी विभिन्नता रहती है। जैसे अधिकांश जनजातियाँ पितृसत्तात्मक हो या पितृस्थानीय होती हैं, पितृवंशी होती हैं, लेकिन कुछ जनजातियाँ ऐसे भी होती हैं जो मातृसत्तात्मक, मातृस्थानीय या मातृवंशी होती हैं, यानी पितृ में पिता को प्रधानता दी जाती है और मातृस्थानीय में माता को प्रधानता दी जाती है। वैवाहिक विविधता, वैवाहिक विविधता में भी अंतर पाया जाता है। देखिए उनके शादी संबंध के तरीके अलग अलग होते हैं, उनके लिए जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भी उनके तरीके अलग हैं, जैसे परीक्षा के द्वारा, परिवीक्षण द्वारा, सेवा द्वारा, वधू मूल्य द्वारा, यानी वधू का वह एक अमाउंट रख देते हैं, ज़बरदस्ती हरण कर दिया किसी का, बलपूर्वक किसी को उठा ले गए, पलायन द्वारा और माता पिता की आज्ञा के द्वारा, तमाम तरह के उनमें विविधताएं पाई जाती हैं। युवा गृह की दृष्टि से कुछ जनजातियों में युवा गृह जैसी संस्था भी पाई जाती है, इसमें किशोर किशोरियों के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह प्रथा मध्य प्रदेश के ओडिशा, बिहार और नागालैंड जनजातियों में पाई जाती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और नागालैंड में ये प्रथा पाई जाती है। धार्मिक विविधता, धार्मिक आधार पर भी इनमें विविधताएं पाई जाती हैं। जैसे तमाम तरह के धार्मिक विश्वास, देवी देवताओं, जादू टोनों की दृष्टि से भी प्रत्येक जनजाति अपना अलग धार्मिक संस्कार रखती है। ये जादू टोना इन लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कुछ जनजातियों में टोटमवाद भी बहुत ज़्यादा प्रचलित रहता है। और 7वां पॉइंट हमारा है आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता के जनजातियों में दर्शन होते हैं। कुछ जनजातियां आज भी वनों और खाद्यान्न संग्रह एवं शिकार पर निर्भर हैं, यानी वनों में रहती हैं, जो वनों की संपत्ति है उन्हीं पे वो डिपेंड हैं, शिकार करती हैं। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो जानवरों को और गाहों में जानवरों पशु पालते हैं और अपने जानवरों को चराते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियां आज भी झूम खेती कर रही हैं। और जो स्थायी
जो स्थायी खेती करने लगी हैं वो औद्योगिकरण के प्रभाव में आ गई हैं, यानी जो कंटिन्यू खेती कर रहे हैं तो वो अब उनकी प्रोग्रेस हो गई है और वो औद्योगिकरण के प्रभाव में आ गई हैं और कारखानों और क्षेत्रों में भी मजदूर के रूप में अब काम करने लगी हैं। राजनीतिक विविधता, अब जनजातियां जो हैं वो इनमें राजनीतिक विविधता भी पाई जाती है। जैसे कुछ जनजातियां वंशानुगत मुखिया या सरदार के सत्तात्मक शासन द्वारा नियंत्रित होती हैं। वंश परंपरा से चला आ रहा है कि मुखिया है, फिर उनका उसी परंपरा के एक के बाद एक दूसरा मुखिया बनेगा और उन्हीं की सत्ता से पूरे अपने समूह को नियंत्रित करती हैं। ऐसी जनजातियों में मुखिया को सलाह देने के लिए परिवारों के बुजुर्ग की एक समिति भी होती है, यानी एक उनकी कमेटी भी बनाई जाती है, जो कोई है उस पर डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, फिर डिसीजन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ जनजातियों में जनजाति पंचायत का नियंत्रण होता है। अब देखिए हमारा आखिरी पॉइंट है बाह्य संपर्क में विविधता। अंतिम रूप से भारत की प्रमुख संस्कृति के साथ संपर्क एवं सामंजस्य का स्तर भी प्रत्येक जनजाति का अलग अलग है। यानी संस्कृति के साथ संपर्क, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके साथ जो जनजातियों का संपर्क है उसमें जो घुलने मिलने की उनकी प्रक्रिया है वो भी अलग अलग है। उसमें क्या है, देखिए कुछ जातियां तो अभी भी सांस्कृतिक धारा से काफ़ी दूर है, यानी वो संस्कृति को, हमारे देश की, हमारी परंपराओं की, हमारी संस्कृति को अपना नहीं पा रही हैं, वो काफ़ी दूर हैं। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो पर संस्कृति ग्रहण की प्रक्रिया से गुजर रही हैं, यानी वह संस्कृति को, जो दूसरे की जो संस्कृति है और वो काफ़ी अच्छी है, उसको ग्रहण करने का वो प्रयास कर रही हैं या वह ग्रहण करना उसको चाह रही हैं, उनकी लर्निंग प्रक्रिया इसमें चल रही है। और कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो मुख्य सांस्कृतिक धारा के साथ पूर्ण आत्मसात के स्तर पर पहुंच गई हैं, यानी उन्होंने पूरी तरह से अपनी संस्कृति को वो अपने में समाहित कर लिया है और जो उनका जो तरीका था जीवन का, रहने का, वो उन्होंने छोड़ दिया है और पूरी तरह से वो संस्कृति को उन्होंने अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में एक पृथक जाति के रूप में स्थापित हो गई हैं और वो हिंदू समाज की जो जातियों का वर्गीकरण है उससे अलग रूप में वो उन्होंने अपने को स्थापित कर लिया है, क्योंकि वो शिक्षित हो गई हैं, सभ्य हो गई हैं और उन्होंने अलग जाति के रूप में अपने को स्थापित कर लिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।